प्रॉब्लम? यस मैम। यस। चलो ठीक है, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन में मैंने सबसे पहला जो बताया था, मैंने कहा था कि जो लिमिटिंग फोर्स होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर normal. And then limiting force is equals to mu s into n. That limiting force is that maximum force जो बॉडी के स्लाइड होने से पहले तक लगता है। मतलब आपको इस पर्टिकुलर फोर्स, इतना पर्टिकुलर फोर्स आपको उस बॉडी पे लगाना पड़ेगा so that it can slide. So this is the maximum force which is available due to friction. इतना फोर्स लगाने के बाद आपकी बॉडी स्लाइड होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, फाइन। सो जैसे जैसे आप फोर्स लगाते हो, द मोर फोर्स यू अप्लाई, द फ्रिक्शन आल्सो इंक्रीजेस एंड रीचेस टू अ मैक्सिमम वैल्यू just before the body starts sliding over another body. The value of friction is maximum and that maximum value is considered to be a limiting force. जो मैक्सिमम, सबसे मैक्सिमम फ्रिक्शन लगता है जिसको आपको ओवरकम करना है, जो सबसे मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लगता है आपकी बॉडी पे जब आप किसी चीज को ढकेलना चाहते हो या मूव करना चाहते हो, उस टाइम पे जो सबसे मैक्सिमम फोर्स लगता है जिसको आपको ओवरकम करते ही आपकी बॉडी मूव होना स्टार्ट हो जाती है, दैट इज योर लिमिटिंग फोर्स and that limiting force is directly proportional to normal. वो अब आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? What is limiting force? समझ रहा है मैं क्या समझा रही हूँ? यस। Okay. So बॉडी के स्टार्ट होने से पहले तक जो सबसे मैक्सिमम फोर्स आपकी बॉडी पे लगता है ड्यू टू फ्रिक्शन इज योर लिमिटिंग फोर्स, और उसी फोर्स को ओवरकम करते ही हमारा बॉडी स्लाइड होना स्टार्ट हो जाता है। सो दैट लिमिटिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल. So limiting force is equals to mu s into n. It shows that proportionality shows that your limiting force is not equal to normal. It is directly proportional to normal. Normal जितना ज्यादा होगा, contact force जितना ज्यादा होगा, आपका frictional force उतना ही ज्यादा, आपकी limiting force की value उतनी ही ज्यादा होगी. But it does not mean कि both of them are same. Okay. It simply means that they are proportional. एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा. अब इस proportionality sign को निकालने के लिए we introduce that this coefficient of static friction. हम इसको इसके बीच में coefficient of static friction introduce करते हैं and that is a constant value. So F is equals to mu s into n. So F by n is equals to mu s. अगर आपको ये coefficient of static friction को आपको define करना है तो you simply say that coefficient of static friction is the ratio of limiting force to the normal. This is what is the ratio of a static friction and normal. It is just a ratio of static friction and normal. Sorry, limiting force and normal. अब ये जो limiting force, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग एक limiting force अप्लाई कर रहे हैं, एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं limiting force को ओवरकम करने के लिए। तो जैसे कि मैंने बोला कि जैसे हम limiting force अप्लाई कर रहे हैं, लिमिटिंग फोर्स के इतना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं सो दैट हम लोग उसको ओवरकम करके अपनी बॉडी को स्लाइड करवा सके। तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि अगर ये दोनों सेम होते तो जितना मेरा नॉर्मल होता मैं उतना लिमिटिंग फोर्स लगा देती एंड बॉडी स्लाइड होना स्टार्ट हो जाती। बट व्हाट आई ऑब्जर्व दैट व्हाटएवर फोर्स आई हैव बीन अप्लाइंग इज उसका सम अमाउंट इज यूज्ड फॉर अनदर पर्पस। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल पे डिपेंड नहीं करता, कुछ और चीज भी है जो लिमिटिंग फोर्स को डिफाइन करती है या जो जिस पर लिमिटिंग फोर्स डिपेंड करता है। लिमिटिंग फोर्स नॉर्मल पे डिपेंड करता है, दैट इज ओके, बट उसके अलावा भी कोई एक चीज प्रेजेंट है जिसकी वजह से वहां पर फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्राउंड का जो ब्लॉकिंग हो रहा है वो। सो व्हाटएवर फोर्स यू अप्लाई, जिसको आप ओवरऑल लिमिटिंग फोर्स बोलते हो कंसीडर करके, वो पहला नॉर्मल पे डिपेंड करती है, दूसरा इस स्टैटिक फ्रिक्शन पे डिपेंड करती है। सो योर लिमिटिंग फोर्स इज इक्वल्स टू म्यू एस इनटू एन। जो भी आप लिमिटिंग फोर्स को लगाने के लिए जो भी आप फोर्स अप्लाई करते हो ओवरकम करने के लिए, वो एक्चुअली में आप दो चीजों को ओवरकम करने के लिए करते हो, एक तो नॉर्मल को और दूसरा इस स्टैटिक फ्रिक्शन को। होप यू आर क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो जो ओवरऑल आपको इफेक्ट देखने के लिए मिल रहा है लिमिटिंग फोर्स का, वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो वहां के स्टैटिक फ्रिक्शन पे और दूसरा नॉर्मल पे। होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। यस। इसको समझाने के लिए मैंने ओम्स लॉ का एग्जांपल लिया था, V is equals to IR। मैंने कहा था कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V is directly proportional to I।
इसका मतलब ये है कि v अगर बढ़ेगा तो I बढ़ेगा. Of course, physical quantity remains constant. That is a small important part. v बढ़ेगा तो I बढ़ेगा. तो I am saying कि जितना मैं v लगा रही हूँ मुझे उतना I मिलना चाहिए था, बट ऐसा होता नहीं है. सो हम लोग बोलते हैं कि बाकी का बचा हुआ v का एनर्जी कहाँ गया. सो वी से दैट कि वो बाकी का, अगर मुझे इसको इक्वल टू साइन में करना है तो वहां पर इक्वल टू डाल के हम r इंट्रोड्यूस करते हैं. सो ये एक्सप्लेनेशन ये देता है कि वॉट एवर वी यू आर अप्लाइंग, वॉट एवर पोटेंशियल डिफरेंस यू आर अप्लाइंग, वो दो चीजों में यूज होता है. एक तो करंट को प्रोड्यूस करने में और दूसरा रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में. होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. समझ में आ रहा है. वैसे ही जो इफेक्ट लिमिटिंग फोर्स का है वो दो चीजों की वजह से है, एक म्यूएस की वजह से और एक एन की वजह से. तो ये लिमिटिंग फोर्स को ओवरकम करते वक्त जो फोर्स मैं लगा रही हूँ एक्चुअली मैं दो चीजों को ओवरकम करने के लिए लगा रही हूँ. एक स्टैटिक फ्रिक्शन का ये जो कोएफिशिएंट आ रहा है, ये जो लिमिट, ये जो मिनिमम वैल्यू है, इसको ओवरकम करने में जा रहा है, एंड देन रिमेनिंग नॉर्मल को ओवरकम करने में जा रहा है. होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रही हूँ. आर यू क्लियर विद द पार्ट? Yes. समझा? Yes. ओके. नाउ आपका जो लिमिटिंग फोर्स है, yes, it is different for different materials. That depends on the surfaces. Okay, different material जो कांटेक्ट में surfaces आते हैं वो अलग अलग होते हैं. एक सरफेस आपने कांस्टेंट रखा है, बट ऑब्जेक्ट आप अलग अलग डाल रहे हो तो दो सरफेसेस, फ्रिक्शन तो दो सरफेसेस के बीच में एग्जिस्ट करता है ना. सो ऊपर वाले का सरफेस लेयर तो चेंज हो गया, तो ऑफ कोर्स द म्यू विल बी चेंज. ओके, सेकंड पॉइंट, सेकंड लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या बोलता है? सेकंड लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ये बोलता है, जो कि मैंने आपको समझाया भी था, कि अगर एक टेबल पे ब्लॉक रखा है, ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरा का पूरा ये दोनों कांटेक्ट में है, बट अगर मैं इसका मैग्नीफाइड व्यू जरा देखूं, अगर मैं इसको थोड़ा मैग्नीफाई करके देखूं इस नीचे की लेयर के व्यू को, ऐसा कुछ है. तो अगर मैं दूर से देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है, एपरेंटली मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा सरफेस कांटेक्ट में है, बट अगर मैं मैग्नीफाई करके देखूं तो पूरा का पूरा सरफेस कांटेक्ट में नहीं है, कुछ ही पार्ट ब्लॉक हुए हैं. कुछ समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? कुछ समझा मैंने क्या कहा? Yes. सो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स या जो ये लिमिटिंग फोर्स होता है, ये जो मैक्सिमम फोर्स लग रहा है मेरी बॉडी पे मूव होने के लिए, मूव होने से पहले, ठीक है, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो मेरी बॉडी पे लग रहा है कि मेरे को पहले उसको ओवरकम करना है तो ही मेरी बॉडी मूव हो सकती है, वो लिमिटिंग फोर्स जो है वो अपरेंट कितना कांटेक्ट में है उस पर डिपेंड नहीं करता. इट डज नॉट डिपेंड ऑन द अपरेंट कांटेक्ट कि भाई अपरेंट तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सबका सब पूरा का पूरा दे आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर. इट डज नॉट डिपेंड ऑन द अपरेंट कांटेक्ट. कीप इट इन माइंड. ये डिपेंड करता है नॉर्मल कितना लग रहा है, सच में वो कितना कांटेक्ट में है. जब तक नॉर्मल सेम है आपका जो लिमिटिंग फोर्स है वो सेम रहेगा. नॉर्मल जितना, as long as the normal remains constant, तब तक आपका लिमिटिंग फोर्स सेम रहेगा. उससे फर्क नहीं पड़ता कि कितना आपने, कितना आपका अपरेंटली आपका जो दो बॉडीज है वो कितना कांटेक्ट में है. इट डिपेंड्स ऑन द नॉर्मल कि वो सच में कितना कांटेक्ट में है और कितने नो कांटेक्ट फोर्सेस उसके ऊपर लग रहे हैं. होप यू आर क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. समझ में आ रहा है? समझा? Yes. थर्ड लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या बोलता है? थर्ड लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ये बोलता है कि ये जो लिमिटिंग फोर्स है, जैसे कि किसी ने मुझे पूछा कि मिस ये म्यूएस का वैल्यू हर जगह चेंज होने वाला है क्या? ये जो लिमिटिंग फोर्स है ये वेरी करता है ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पे. मतलब आप कौन सा सरफेस है और कौन सा ऑब्जेक्ट है, आप क्या कॉम्बिनेशन ले रहे हो, इस चीज पर आपका लिमिटिंग फोर्स डिपेंड करता है. होप यू क्लियर? समझा? सो इट डिपेंड्स ऑन द सरफेसेस कि आप कौन से दो पेयर का बात कर रहे हो. ठीक है, सेम जैसे तीन लॉज आपके लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन में है, ऐसे ही तीन लॉज आपके काइनेटिक फ्रिक्शन में भी है. मैंने आपको बताया था कि जब तक बॉडी मूव नहीं करती, एट रेस्ट है, तो उसके ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, बट वंस बॉडी मूव करना स्टार्ट कर दिया तो उसके ऊपर जो फ्रिक्शन लगता है दैट इज योर काइनेटिक फ्रिक्शन. यहाँ पर मूवमेंट का मतलब होता है स्लाइडिंग. रोलिंग वाला फ्रिक्शन इज डिफरेंट. रोलिंग इज व्हेन योर बॉडी स्टार्ट्स रोलिंग. जैसे ये आपका व्हील का एग्जांपल हो गया, आपका बॉल का एग्जांपल, दैट इज अ रोलिंग मोशन. ओके, सो इट इज ऑल अबाउट स्लाइडिंग, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होना. ठीक है, नाउ काइनेटिक फ्रिक्शन में भी सेम लॉज है. सबसे पहला लॉ, योर लिमिटिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, your limiting force is directly proportional to normal,
FL is equals to mu k into n, where this mu k is the coefficient of kinetic friction and n is the normal. Okay, now again this limiting force, it does not depends on shape of the object. शेप क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता उसको. अगेन इट ऑल्सो डज नॉट डिपेंड्स ऑन apparent कॉन्टैक्ट. सेम लॉ है कि इसको भी शेप और apparent कॉन्टैक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता कि apparently वो कितना कॉन्टैक्ट में है. इट डज नॉट मैटर फॉर दिस. ओके, बिकॉज जैसे कि मैंने ऊपर ऑलरेडी आपको बता दिया कि apparent contact is not the matter, normal is the matter. कितना रियल कांटेक्ट हो रहा है, कितना नॉर्मल ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रहा है, दैट डिपेंड्स. ओके, सो सेम FL is equals to mu k into n. शेप फर्क नहीं पड़ता, apparent contact कितना है वो मैटर. apparent contact कितना है उसके हिसाब से आपका लिमिटिंग फोर्स नहीं लगता. रियल कांटेक्ट कितना है, नॉर्मल कितना अप्लाई हो रहा है, दैट डिसाइड्स द काइनेटिक फ्रिक्शन आल्सो. एंड द नेक्स्ट वन इज next law, that is the third law. Of course it depends on the nature of the material. कौन से दो पेयरिंग आप ले रहे हो. ओके, कौन से पेयर के ऑब्जेक्ट्स को के बीच में आप काइनेटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हो. एंड द फोर्थ इन दिस लॉ ऑफ फ्रिक्शन, वन मोर इज देयर. Okay, now the magnitude of the force of kinetic friction is independent of relative velocity between the object and the surface. मतलब ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है इसको, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट काइनेटिक फ्रिक्शन. काइनेटिक फ्रिक्शन को ये एक अकेला ऐसा फ्रिक्शन है जो चलने के बाद अप्लाई होता है. आपको पता है काइनेटिक फ्रिक्शन चलने के बाद आपकी बॉडी पर अप्लाई होता है. ओके, सो यहाँ पर एक बार आप चलना स्टार्ट कर दिए, उसके बाद जो फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है, जो काइनेटिक फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है, उसको रिलेटिव वेलोसिटी से आप कोई फर्क नहीं पड़ता. नॉर्मली जो आपका फ्रिक्शन होता है, जैसे कि आपका स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, उसका काम है रिलेटिव मोशन को ब्लॉक करना. बट जो ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, इसका जो लिमिटिंग फोर्स है, दैट डज नॉट, इट इज इंडिपेंडेंट, एक्चुअली डज नॉट नहीं बोल सकती, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस का जो लेयर है. इसको इस पर्टिकुलर, क्योंकि नाउ द ऑब्जेक्ट हैव स्टार्टेड मूविंग, सो इसको रिलेटिव वेलोसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता बिटवीन, इसका कोई नाता नहीं है. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस ऑफ द ग्राउंड. सिर्फ ये काइनेटिक फ्रिक्शन, ये चलने के बाद की बात है. चलने के बाद आपके ऊपर जो फ्रिक्शन अप्लाई होता है, उस फ्रिक्शन को रिलेटिव वेलोसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके, और दिस इज ओनली व्हेन द रिलेटिव velocity is neither very large or not too small. अगर नॉर्मल रिलेटिव वेलोसिटी है तो काइनेटिक फ्रिक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसको ना अपोज करेगा ना उसका कोई वैल्यू, मतलब उसका लिमिटिंग वैल्यू का जो मैग्नीट्यूड, लिमिटिंग फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है ड्यू टू काइनेटिक फ्रिक्शन, उसको आपके रिलेटिव वेलोसिटी से तब तक फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आपकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा नहीं है या जब तक आपकी वेलोसिटी बहुत कम नहीं है. अगर एक मीडियम रिलेटिव वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में, so it will be independent, उसको कोई इफेक्ट नहीं करेगा आपके लिमिटिंग फोर्स पे. hope you are understanding what I am trying to say. तो समझ में आ रहा है? Yes. मैंने आपको फ्रिक्शन समझाते वक्त बोला था कि नॉर्मली फ्रिक्शन जो है वो रिलेटिव वेलोसिटी को ब्लॉक करते हैं, बट दैट फ्रिक्शन वाज हियर, दिस इज एन एक्सेप्शनल केस व्हिच इज इन काइनेटिक फ्रिक्शन. वंस यू स्टार्ट मूविंग और आपकी रिलेटिव वेलोसिटी, दैट इज आपके और आपके ग्राउंड के बीच की जो वेलोसिटी है, उन दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव वेलोसिटी. सो एक बार आपने चलना चालू कर दिया एक मीडियम स्पीड से, तो आपके काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ आप जो है आपके रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती. इट इज इंडिपेंडेंट, उसको फर्क नहीं पड़ता. बट हाँ, कंडीशन इज आपकी रिलेटिव वेलोसिटी आपके ग्राउंड के साथ ना तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए ना तो बहुत कम होनी चाहिए. इट शुड बी मिनिमम, इट शुड हैव अ मिडल वैल्यू. समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? समझा व्हाट आई सेड? Yes. Yes. So this was all about your laws of kinetic friction and static friction. ये आपके स्टैटिक फ्रिक्शन में आपके 3 लॉज हैं और काइनेटिक फ्रिक्शन में आपके 4 लॉज हैं. ओके, आपकी टेक्स्ट बुक में ये चीज दी हुई है. नेक्स्ट, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन इज,
एडवांटेजेस ये है, आप इजीली वॉक कर पाते हो, दैट इज द एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। कहीं पर किसी ऑब्जेक्ट को रोक कर रखना है या ऑब्जेक्ट वहीं पर रुका हुआ है, इट इज अगेन बिकॉज ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। आप ब्रेक्स लगाते हो, ओके, सो ब्रेक्स लगाते वक्त आप स्पीड कम या ज्यादा जो करते हो, जो आप स्पीड कम करते हो, सॉरी, जो आप स्पीड कम करते हो या स्टॉप करते हो, वहां पर फ्रिक्शन का यूज किया जाता है। ट्री वगैरह पे चढ़ रहे हो, क्लाइंब कर रहे हो, तो वहां पे भी फ्रिक्शन आपका हेल्प करता है। ट्री जितना खरदरा होगा, आपको चढ़ने के लिए उतना इजी होगा। इवन एनिमल्स को उन ट्रीज पे चढ़ने के लिए अच्छा होता है, वरना आप फिसल के आप नीचे गिर जाओगे। सो फॉर वॉकिंग एंड फॉर मूवमेंट फ्रिक्शन इज यूजफुल। डिसएडवांटेजेस आर, ऑफ कोर्स फ्रिक्शन अपोज करता है रिलेटिव मोशन को, तो आपका जो मशीन्स है, व्हीकल्स वगैरह है, उनमें फ्रिक्शन की वजह से रेयर एंड टेयरिंग हो जाती है, जैसे कि आपको ऑयलिंग वगैरह डालकर उसको स्मूथ करना पड़ता है, या फिर आपका Yes. इंजन जो बहुत ज्यादा हीट होता है, या आपकी कोई चीज मशीन कंटिन्यूसली चल रही है, तो फ्रिक्शन की वजह से भी वहां पर हीट प्रोड्यूस होता है। सो आपके ऑटोमोबाइल्स वगैरह जो है, उनका फ्यूल ज्यादा कंज्यूम होता है अगर आपके मशीन्स में अंदर फ्रिक्शन ज्यादा है तो। सो दिस आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को रिमूव करने के लिए ल्यूब्रिकेंट्स का यूज किया जाता है, सो दैट आपका ऑब्जेक्ट इजीली मूव कर पाए, या बॉल बियरिंग्स वगैरह यूज किया जाता है कि हम अपने काइनेटिक फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में, अगर आपको किसी चीज को मूव करना है तो काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ा ओवरकम करने में प्रॉब्लम होता है एज कंपेयर टू द रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन इज क्वाइट गुड। इसीलिए जब व्हील का इन्वेंशन हुआ तो आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत अच्छे से बढ़ गया, क्योंकि व्हील जो है वो आपके काइनेटिक फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर देता है, एंड दैट इज मोर इजी टू ओवरकम। उसको इजी ओवरकम करना ज्यादा इजी होता है एज कंपेयर टू काइनेटिक फ्रिक्शन। सबसे हाईएस्ट वैल्यू फ्रिक्शन की स्टैटिक फ्रिक्शन की होती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे। एक बार आपने उसको ओवरकम कर लिया तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है एज कंपेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट पे थोड़ा कम लगता है, एंड सबसे मैम मिनिमम वाला जो होता है वो रोलिंग फ्रिक्शन होता है। बोलो। मैम मतलब म्यू एस म्यू के से ज्यादा मतलब पावरफुल रहेगा ना? यस यस, म्यू एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू के, ये होना ही है। म्यू एस आपके ऊपर ज्यादा अप्लाई, इसलिए ये आपने खुद एक्सपीरियंस किया है। आप कभी किसी चीज को स्टार्ट करने या स्लाइड करने की कोशिश करो, स्टार्टिंग में आपको ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, बट एक बार वो मूव होना स्टार्ट हो गया, फ्रिक्शन स्टिल एग्जिस्ट बिकॉज देयर एग्जिस्ट अ काइनेटिक फ्रिक्शन नाउ इफ इट इज स्टार्ट स्लाइडिंग, बट यू विल एक्सपीरियंस लेस लिमिटिंग फोर्स एज कंपेयर टू द अर्लियर वन। समझे? यस यस। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रिक्शन। अब आपको कोई डाउट है पीछे से तो पूछो, अदरवाइज हम आपके सम्स के डाउट क्लियर करते हैं। कुछ भी ऐसा है जो नहीं समझा? लिमिटिंग फोर्स समझा आपको क्या है? दिस इज दैट मैक्सिमम फ्रिक्शन जो स्लाइड होने से पहले आपकी बॉडी पे लगता है। इसी को आप ओवरकम करके बॉडी को स्लाइड करवा सकते हो। मैम नॉर्मल फोर्स mg रहेगा ना? नहीं नहीं, नॉर्मल फोर्स इज नॉट mg, कीप इट इन माइंड। नॉर्मल फोर्स का मतलब mg है हर जगह, ऐसा जरूरी नहीं है। आप लॉज ऑफ मोशन आपको पढ़ा रहे हैं सर, वहां पर आपको पता चलेगा सी नॉर्मल फोर्स इज अ कांटेक्ट फोर्स, mg इज अ वेट, mg इज द ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय योर अर्थ और एनी ऑफ द मास। ओके, नॉर्मल फोर्स इज अ कांटेक्ट फोर्स। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जब आप कहीं से गिरते हो, व्हेन यू फॉल फ्रॉम समवेयर, ठीक है, आपके ऊपर mg एक्ट कर रहा होता है, बट उस वक्त आपके ऊपर नॉर्मल नहीं होता, क्योंकि उस वक्त आप किसी चीज के कांटेक्ट में नहीं होते। सो नॉर्मल फोर्स इज अ कांटेक्ट फोर्स। कुछ जगहों पर नॉर्मल फोर्स बिकम्स इक्वल्स टू mg, जहां पर आपका वेट नॉर्मल को बैलेंस कर देता है या नॉर्मल वेट को बैलेंस कर देता है एट दैट प्लेसेस। नॉट एवरीवेयर आई कैन से दैट नॉर्मल विल बी इक्वल टू mg। समझा? समझा व्हाट इज इट? यस। या, सो mg ऑलवेज एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। mg हमेशा सीधा नीचे की तरफ डायरेक्ट करता है, दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। नॉर्मल, अगर समझो आपने कोई एक आपका टेबल ऐसा है, अगर आपने ऐसा रख दिया टेबल को, ब्लॉक ऑब्जेक्ट को ऐसा रखा, तो आपका नॉर्मल ऐसा एक्ट करेगा, दिस इज नॉर्मल नाउ। बट mg हमेशा नीचे की तरफ ही एक्ट करेगा, mg विल ऑलवेज एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि नॉर्मल एंड mg will be equal to each other। नॉर्मल उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट रखा होगा, जिस डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होगा आपके सरफेस के साथ, और mg हमेशा नीचे की तरफ डायरेक्ट करता हुआ होगा।
समझ में आया व्हाट आई सेड? समझा? यस Yes. 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 अब आपको कोई डाउट है तो देख लो, एक बार चैप्टर गो थ्रू कर लो, कुछ ऐसा है जो नहीं समझा है तो पूछो, एक बार ओवरऑल देख लो, कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम है तो पूछो, अदरवाइज हम सम्स के साथ जाएंगे। चीजें क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है चैप्टर में, कहीं पर किसी को प्रॉब्लम नहीं है? गाइस आंसर तो करो तो मुझे समझेगा ना। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? शुड आई मूव अहेड? आगे बढ़े? मैम डाउट पूछा है एक लड़के ने। चैट बॉक्स में मत पूछो भाई, माइक ओपन करके पूछो। जिसका भी डाउट है प्लीज माइक ओपन करके पूछो। ओके, वेट फॉर अ व्हाइल, लेट मी सी दैट। बल्क मॉड्यूलस का एग्जांपल दो ना। ओके, लिसन। Bulk modulus का example is, since it is related to the volume, okay, so this is an, what we say, you have something circular or you have a bubble, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ, so फोर्स अप्लाई होने की वजह से जो बबल का वॉल्यूम है, शेप यही रहा बट वॉल्यूम रेड्यूस हो गया, so उसमें जो आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो क्रिएट हुआ, दैट इज योर बल्क मॉड्यूलस। इट इज रिलेटेड टू द वॉल्यूम, दैट्स ऑल। जब आप वॉल्यूम चेंज करते हो, देयर इज अ चेंजेस इन द वॉल्यूम एज कंपेयर्ड टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, द स्ट्रेस व्हिच यू अप्लाई, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज योर बल्क मॉड्यूलस। बाकी किसी को कोई डाउट है? Let's start with sums. कौन से सम्स में डाउट है आपको? Second number sum. The second number. A block of mass 37 kg rests on a rough horizontal plane having coefficient of static friction 0.3. Find out the least force required to just move the block horizontally. Okay,
क्या प्रॉब्लम है? एक ब्लॉक है 37 kg का, वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, उसके ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है 0.3 का। आपको फाइंड आउट करना है फोर्स जो कि ब्लॉक को हॉरिजॉन्टली मूव करने के लिए हेल्प करे। मैंने आपको बताया था कि आपको लिमिटिंग फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, एटलीस्ट लिमिटिंग फोर्स इतना लग रहा है उतना तो अप्लाई करना पड़ेगा उस ब्लॉक को मूव करने के लिए। सो हमने अभी देखा कि लिमिटिंग फोर्स की वैल्यू हमको कैसे पता चलेगी कि हमको कितनी लिमिटिंग फोर्स लग रही है। F is equals to mu s into n. Okay, and that block is resting on a table, so that n will be equals to mg. Here it is equals to mg. Everywhere it is Yes. not true. Everywhere it is not true. Keep it in mind. So n is equals to mg. m आपके पास दिया है, g is gravitational value 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से आपको नॉर्मल मिल जाएगा, mu s आपको दिया है, आपको लिमिटिंग फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी और उसी लिमिटिंग फोर्स को तो ओवरकम करके आप ब्लॉक को मूव करोगे। सो दैट हॉरिजॉन्टल फोर्स विल बी दिस वन। समझो? Yes. एनीथिंग एल्स? 8th sum। 8th सम। ओके, हाँ ये मुझे सिखाना था। बाकी 8th वन को छोड़ के बाकी किसी को किसी चीज में प्रॉब्लम है? बाकी सारे आए हैं आपको? 8 के बाद 10th और कोई? 7th? ऐसे ऐसे करते करते 1 2 3 4 5 6 सब बोल देना तुम लोग। 4th सम। ओके, 8 10 7 4। बाकी सारे आए? Yes. Yes। ठीक है, चलो 4th वन देखते हैं। लेट्स गो फॉर द सम नंबर 4th। क्या है देखते हैं। A wire gets stretched by 4 millimeter due to certain load. Okay. Change in length बोल रहा है 4 millimeter. I am writing it into meter. 4 into 10 raised to minus 3 meter. If the same load is applied to the wire of same material with half the length and double the diameter of the first wire, what will be the change in its length? कुछ नहीं है। उसने let's say capital L be the original length, L1 be the original length. And let D1 be original diameter. जब लेंथ L1 था और डायमीटर D1 था तो जो चेंजेस आया है वो कितना आया है? 4 into 10 raised to minus 3 meters. नेक्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है वो? व्हाट कंडीशन इट इज सेइंग? एक मिनट रुको। ठीक है, व्हाट Means कंडीशन? दोनों का यंग मॉड्यूलस सेम है। Yes, miss। यस, मटेरियल इज सेम। तो मटेरियल सेम है तो यंग्स मॉड्यूलस सेम होगा। Yes. क्योंकि यंग्स मॉड्यूलस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ओके, सो L2 is equals to 2 times of half the length बोला है, double the length बोला है, half the length बोला है। Half the length। 2 So times of L2 length. is half of Yes. L1 Half of length. Yes. and D2 is 2 times of D1. V1। Yes. Keep it in mind, your Young's modulus is the ratio of stress to strain. और किसी एक मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन रेशियो जो होता है वो कांस्टेंट होता है। मैंने आपको और अंडर द इलास्टिक लिमिट, ऑफ कोर्स ये चीज तो हमने पढ़ी है कि आप अगर 2 से बढ़ा रहे हो, उसकी प्रॉपर्टी ऐसी है कि अगर आप 2 से बढ़ा रहे हो स्ट्रेन 4 से बढ़ रहा है, अगर आप 4 से बढ़ाओगे तो स्ट्रेन 8 से बढ़ेगा। सो वो जो एक वैल्यू आती है जिस वैल्यू से वो दोनों रिलेट होते हैं, या that value is constant for the same material. So Young's modulus same है। Young's modulus is what? Change in your stress upon strain, and stress is force Yes. per unit area. Correct. So FL upon AL. FL upon AL. Correct? Yes. Yes. Now Yes। you can go accordingly. This is y is equals to, this is L1. मैंने इन दोनों को इक्वेट करना है FL1। Yes, आपको दोनों को इक्वेट करना है। That's all. After that you need to equate them. और कुछ नहीं है। बट एक और बात, डायमीटर में चेंजेस आए हैं।
there is a change in the diameter. So of course Yes. there will be change in the radius of the wire. So here you have to area, you have to write this in this term. pi r square. pi r1 square. मेरे इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम हो जाएगा. सेम नहीं होगा. क्यों सेम होगा? डायमीटर अलग अलग है ना. Yes. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे सेम होंगे? So अगर D2 is 2 times of D1 means R2 will be 2 times of R1. Yes. 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 I'm going to substitute it. This is equation number 1. Equation number 2. Dividing second equation from first. क्योंकि मुझे L2 कैलकुलेट करना है. L1 है मेरे पास. This is L1. Small L1 है मेरे पास. Small L2 कैलकुलेट करना है. New change कैलकुलेट करना है. So you'll get the answer. If you will divide, you'll get the L2 as solve करोगे तो आपका L2 मिलेगा 0.5 मिलीमीटर. समझा आपको सब क्या कर रहे हैं? Yes. समझा? Yes. Even these areas are changing. L आपका ये तो चेंज हो ही रहा है. डायमीटर चेंज होने की वजह से ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज हो रहा है. तो आपको इस टर्म में जाना पड़ेगा. होप यू क्लियर? Yes. कोई डाउट है? सम में सम समझ लो. Yes. Yes. ओके आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज सम नंबर 8 7th. क्या है देखते हैं. A wire of mild steel has an initial length of 1.5 meter. एक mild sheet है जिसका initial length is 1.5 meter. Diameter is and the diameter is 0.60 millimeter. That is 0.6 into 10 raised to minus 3 meters. Next one. Get extended by 6.3 millimeter. जो नया diameter है, that is extended by the change in diameter gets extended by 6.3 millimeter. Where a certain force is applied to it. If Young's modulus of a mild sheet is 2.1 into 10 raised to 11 Newton per meter square, calculate the force applied. क्या नहीं आ रहा है आपको? Young's modulus दिया है आपको. F निकालने बोल रहा है. क्या करोगे? Means 250 न्यूटन है. 250 न्यूटन है. Miss 249.25 है. Sorry, this is your extended length. This is not change in diameter. Your length has been extended. This is the extended length. A wire of mild sheet has an initial length of this much. This must get extended by this much. So this is extended length. This is change in length. आपका length extend हुआ है 6.3 millimeter से. So this is not diameter. This is not change in diameter. This is change in length. So आपके पास original length है. आपके पास change in length है. इससे आपको strain मिल जाएगा. आपके पास diameter है जिससे आपको area मिल जाएगा. आपके पास Young's modulus है और हमको formula पता है. Young's modulus equals to F by A the whole divided by L by capital L. That is equals to F into capital L by A into L. आपके पास F कैलकुलेट करना है. आपके पास ये भी आपके पास है, ये भी पास है. आपको एरिया पड़ेगा. डायमीटर क्या है? इससे रेडियस मिल जाएगा. इससे आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मिल जाएगा. ओके ठीक है. सुनो, आवाज आ रही है? Yes. आवाज आ रही है मेरी? Yes. Yes. ठीक है, अब आ रही है. चलो आगे देखते हैं. आपके पास Y है, आपके पास L है, कैपिटल L ओरिजिनल लेंथ. आपके पास चेंज इन लेंथ है, दैट इज 6.3 मिलीमीटर. आपके पास डायमीटर है 0.6 into 10 raised to minus 3 मीटर, जिससे आपको रेडियस मिल जाएगा. रेडियस मिल गया तो आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मिल जाएगा पाई आर स्क्वायर. फिर आप F कैलकुलेट कर सकते हो.
समझा? समझा आपको सम? ओके, नेक्स्ट इज सम नंबर 7 हो गया। नेक्स्ट सम कौन सा डाउट है आपको? 10th वन। 8th sum. Miss 8th sum. 8th सम। ओके, 8th सम। लेट्स मूव विद द 8th सम। क्या बोल रहा है? A composite wire is prepared by joining a tungsten and a steel wire. Okay, यहाँ पर उन लोगों ने एक प्रॉब्लम की है, शायद यंग्स मॉड्यूलस नहीं दिया आपको दोनों का, तो वो मैं दे देती हूँ आपको। ठीक है, Miss दिया है Young's modulus. दिया है? Yes. नहीं दिया है। नो मैम। Textbook नो मैम में नहीं दिया है. दिया। टेक्स्ट बुक में Text- नहीं दिया, नोट्स में पहले दिया हो। नहीं दिया। टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हमने। Miss मेरे textbook मुझे में दिया है. लास्ट टाइम लगी थी। ठीक है, कोई बात न्यूज़ टेक्स्ट बुक में नहीं। दिया। ओके, जो लोगों ने नया अभी खरीदा, फाइन फाइन, जिन्होंने नया प्रिंट खरीदा होगा ना, उन लोगों ने वो मिस्टेक इंप्रूव की होगी। जिन्होंने नहीं खरीदा होगा, किसी का बुक लिया होगा, उनमें वो मिस्टेक होगी। ये लास्ट ईयर जब फर्स्ट प्रिंट था उसमें ये मिस्टेक थी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो। एक कंपोजिट वायर है। कंपोजिट वायर का मतलब होता है दो वायर्स को मिलाकर एक सिंगल वायर बनाना। ओके, सो वो बोल रहा है कि उस कंपोजिट वायर में उन्होंने टंगस्टन वायर और आपका स्टील वायर, ये दोनों को ज्वाइन किया है। दे हैव जॉइंड दैट, दिस वन टंगस्टन एंड दिस वन इज स्टील। इन दोनों को ज्वाइन करके कंपोजिट एक लंबा सा वायर बनाया। बोथ द वायर्स आर ऑफ सेम लेंथ, दोनों का लेंथ सेम है। इसका भी लेंथ एल ही है और इसका भी लेंथ एल ही है। ओके, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज आल्सो सेम, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी ए भी सेम रखा है। दिस इज आल्सो ऑफ ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड दिस इज आल्सो ऑफ ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। If this composite wire is suspended to a rigid support and force is applied to its free end, it get extended by 3.25 millimeter. इसके ऊपर जब उन्होंने लोड अप्लाई किया तो ये जो वायर है, ये पूरे कंपोजिट वायर में जो चेंजेस आया है वो 3.25 मिलीमीटर का चेंजेस आया है। दैट इज 3.25 इंटू 10⁻³ मीटर्स का चेंजेस आया है। Calculate the increase in length of tungsten wire and steel wire separately. आपको टंगस्टन वायर और स्टील वायर दोनों का, दिस इज टंगस्टन एंड दिस इज स्टील, दोनों का एक्सटेंशन अलग अलग कैलकुलेट करना है। यू नीड टू कैलकुलेट द एक्सटेंशन ऑफ टंगस्टन वायर एंड स्टील वायर सेपरेटली। ओके, व्हाट यू कैन डू, क्या कर सकते हो? यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला डाल के। ओके, अब पहले देखते हैं। This is total extension. Okay? जिसके बुक में नहीं दिया है वो लोग लिख के ले लो। Young's modulus for tungsten is 4 into 10⁻11 Newton per meter square. It can be 4 also, और कभी कभी it is 4.1 भी लिया जाता है इसको। So दोनों भी चलेगा, कैलकुलेशन के लिए 4 ले सकते हो। Miss And 3.40 दिया है. आप लोगों को 3.40 दिया है। टेक्स्ट बुक में 3.40 Yes, miss, into 10⁻8 है. दिया। Okay, accurate value for tungsten is actually 4 into 10⁻11. ठीक है, आपके इसमें 3.4 दिया तो आप लोग 3.4, आपको जो वैल्यू दिया आप लोग वो यूज करो। ठीक है, यूज दैट Yes. वन जो आपकी बुक में दिया है। दिस वन इज द एक्यूरेट वन एक्चुअली, 4 into 10⁻11. So that depends कि आपके बुक में, you don't have to worry about this कि आपको वो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो वो आपको टंगस्टन का यंग्स मॉड्यूलस और स्टील का यंग्स मॉड्यूलस दोनों देंगे। सो आपको इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो लोग 3.4 से सॉल्व कर रहे हैं, किसी ने सॉल्व किया है, आपको आया है आंसर इसका? ओके, ठीक है मैं सिर्फ क्वेश्चन समझा ही नहीं. ठीक है ठीक है, चलेगा। Solve. तो जिस 3.4 इंटू कितना दिया है उन्होंने यंग्स मॉड्यूलस, वो लोग 10⁻8. आपके बुक का ही दिया हुआ लेते हैं, फिर उन्होंने आंसर भी उसी हिसाब से दिया होगा। y2 is 3. y2 is how much? 40 3.40 40. into 10⁻8. Yes. 3.40 into 10⁻8 Yes. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड ys कितना दिया उन्होंने? 2.1। 2 into 10⁻11. ओके, 2 into 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है,
ये YT और YS दे दिया उन्होंने। अब YT दे हैव गिवन, YS दे हैव गिवन, जिनकी बुक में नहीं है प्लीज लिख के ले लो। हमको पता है कि LT plus LS means extension in tungsten plus extension in steel is how much? Total extension कितना Total दिया उन्होंने? extension 3.25 into 10 raised to minus minus 3 3 meters। meter. यहाँ पे ये minus LT जो है, 3x. यहाँ पे जो LT है, this is extension in tungsten length. LS means extension in steel wire. समझ में आया? LT is not total length, हाँ? LT is not total length. LT is extension in tungsten wire and LS is extension in steel wire. दोनों का एडिशन में आपको 3.25 into 10 raised to minus 3 मिल रहा है। यहाँ तक समझा? Yes. 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 आगे बढ़ते हैं। Now we know that हमारा जो यंग्स मॉड्यूलस है, it is inversely proportional to change in length. Y का फॉर्मूला क्या है हमारा? F into capital L by A into small l. So ये दोनों inversely proportional है ना? So Y is Yes. inversely proportional to small l. Means Y will be inversely proportional to YT will be inversely proportional to LT and YS will also be inversely proportional to LS. LS. Take ratio of these two. क्योंकि उसने क्या बोला? ओरिजिनल कैपिटल L दोनों का सेम है, कैपिटल एरिया दोनों का सेम है, फोर्स दोनों पे जो लगा रहे, जो वेट लगा रहे वो दोनों पे सेम लगा रहे। तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो लेती हूँ तो बाकी के जो फैक्टर्स है, ये वाला पार्ट, ये एक दूसरे से डिवाइड होकर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये। होप समझ में आ रहा है मैंने क्या? yes So YT by YS is equals to 1 upon LT by 1 upon LS. Therefore, YT by YS is equals to 1 by LT. LS ऊपर होके जाएगा तो you will get it as LS by LT. LS by LT. Okay. Now YT is how much? YT is 3.4 according to the textbook. 3.4 into 10 raised to 8. YS is 2 into 10 raised to 11. is equals to। अभी LTLS के बारे में तो हमको नहीं पता, बट हम एक काम कर सकते हैं, हमको इनके रिलेशन के बारे में पता है कि LT plus LS is 3.25 into 10 raised to minus 3 meters. So किसी को एक को फॉर्म में लेकर आते हैं। So LT is equals to 3.25 into 10 raised to minus 3 meters minus LS. ऐसा हो सकता है ये LS को हम ये साइड लेके जाते हैं। Yes. So LT Yes. is 3.25 into 10 raised to minus 3 meters minus LS. Let's substitute it here. LS by LT, LS वैसे ही रखो, LT की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट करो, 3.25 into 10 raised to minus 3 minus LS. ये ठीक है? यहाँ तक समझा सबको? क्या किया? Yes. Yes. Now cross multiply. So 3.4 into 10 raised to 8 ब्रैकेट में 3.25 into 10 raised to minus 3 minus LS equals to this into this 2 into 10 raised to 11 into LS। ठीक है? अब ये अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा दोनों से, so this into this this into this is equals to, यहाँ तक सबको समझा? Yes. Yes. yes इसको उठाकर यहाँ पर भेज दो, सिंप्लीफाई कर दो, यहाँ भेज दो, LS LS वाले साथ में आ जाएंगे। सो ये माइनस है तो यहाँ जाके प्लस हो जाएगा। Plus. ठीक है?
समझा? अब Yes. ये दोनों को ऐड कर दो, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, ऐड करने के बाद जो आएगा उसको नीचे डिवाइड कर दो, आपको एलएस की वैल्यू मिल जाएगी। एलएस की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, आपको एलटी की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया? समझा आपको? Yes. 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 कोई ऐसा है जिसको इस सम में प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, मैं आपके सामने स्टेप्स रख रही हूँ, कोई डाउट है तो देख लो। LT plus LS is this much, so LT will be this minus this, ये यहाँ पर चला गया।